हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। तो उसके लिए हमने ये लाइन डायग्राम बनाया हुआ है। एक द्विध्रुव लेते हैं हमने यहाँ ए बी माना हुआ है। द्विध्रुव के पास दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू, और दोनों बहुत अल्प दूरी पर होते हैं। इस केस में अल्प दूरी कितना माना गया है? 12 माना गया है। और ए बी का जो मध्य बिंदु है वो ओ है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? 12 है, ए से लेके बी तक, और ओ इसका मिड पॉइंट है। तो ओ से लेके ए तक दूरी एल हो जाएगी, और ओ से लेके बी तक कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। क्योंकि टोटल 12 है, ओ मिड पॉइंट है, तो हाफ हाफ हो जाएगी एल और एल। तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक। और जिस बिंदु पर हमको क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, उस बिंदु को हमने पी मान लिया है। और ये बिंदु P जो है वो द्विध्रुव AB के लंब अर्धक रेखा पर है। लंब अर्धक रेखा का मतलब ये है कि ये रेखा जो है वो AB पर लंब भी होगी और साथ साथ में AB को दो भागों में बांटेगी भी। कहने का मतलब ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। और O जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा, मतलब मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरे डेरिवेशन करने के लिए आपको लाइन डायग्राम तो आना ही चाहिए, बिना इसके आप डेरिवेशन कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको ये ए बी बनाना है, उसके बाद बिंदु पी लेना है इसके लंबवर्धक रेखा पे, और पी से ए को मिलाना है, पी से बी को। क्योंकि हम जानते हैं जब हम निकालेंगे क्षेत्र की तीव्रता तो वहां पर हमको दूरी का काम पड़ेगा, दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने मिला दिया पी से ए और पी से बी। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। देख लिया? अच्छे से देख लिया? क्या लिया इसमें? एक द्विध्रुव लिया है ए बी। ये देखिए ए और बी, इसके पास दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। जैसा कि उसकी परिभाषा कहती है कि द्विध्रुव क्या होता है? दो चार्जों से मिलकर बना होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। मतलब परिमाण तो समान होगा लेकिन प्रकृति अलग अलग, एक प्लस दूसरा वाला माइनस, और दोनों बहुत अल्प दूरी पर होंगे। दूरी हमने यहाँ कितना माना है? 2L माना है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 2L। अब देखिए, आप कहेंगे सर आपने तो LL लिखा है, तो हमने यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु क्या मान लिया है? O। तो अगर मध्य बिंदु O है और टोटल दूरी 2L है, तो आधी कितनी हो जाएगी? L और L। तो इसलिए ये L और ये भी L। O यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है ए बी का। ये आपने बना लिया और समझ लिया हमने क्या क्या बनाया है। अब थ्योरी पोर्शन में क्या लिखना है वो भी लिखने का, आप 2-3 लाइनें हैं, सुन लीजिए, उसको आप बना के खुद से लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखना है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना हुआ है या बनी हुई है, और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितना है? 2L मीटर है। कितना है? 2L मीटर है। ठीक है, द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। कितना आपको लिखना है बस। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें करना क्या है ना, ताकि एक आइडिया हो जाए कि इस डेरिवेशन में क्या हमको पता होना चाहिए। I mean, इसका की पॉइंट क्या है। तो जैसे ही आप बनाएंगे द्विध्रुव ए बी, आप जानते हैं क्षेत्र की तीव्रता हमको चार्ज से मतलब होता है, आवेश से मतलब होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्ज हैं, जैसा कि अक्षीय वाले में था, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, वैसे यहां पर भी माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो करना सिर्फ इतना है, आपको द्विध्रुव का पहले चार्ज प्लस क्यू लेना है, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण बताना है कि बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा। मान साथ साथ में दिशा यहां बता देना है। फिर क्या करना है? आपको माइनस क्यू आवेश लेना है और बताना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा और दिशा क्या आएगी। दोनों को मान लेना है, एक को मानना है E1, एक को मानना है E2। परिमाण और दिशा दोनों बताना है, क्योंकि ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको दिशा को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ इसका हम लोग निकालेंगे परिणामी रिजल्टेंट, तभी निकाल पाएंगे। तो दोनों बातें आपको यहाँ बतानी है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं प्लस क्यू आवेश। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर? बिंदु P पर। बिंदु
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए जरा क्या हो जाएगी। फॉर्मूला अभी आपने याद किया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम मान लेते हैं E1। यहां पर केवल हम लिखेंगे परिमाण के रूप में, दिशा वहां बता देंगे क्या होगी। ठीक है, तो E1 क्या हो जाएगी, अभी बताया आपने फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू में K और इंटू में चार्ज। चार्ज यहां पर कितना है, Q लेते हैं, Q ध्यान दीजिएगा। और बटे बीच की दूरी, तो बताओ जरा P से लेकर B तक की दूरी कितनी है, क्या यहाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि ये इस पे लंब है, मतलब ये कोण 90 अंश का बनेगा। तो इसके हिसाब से P O और B, चाहे इसको लो चाहे P O A इसको लो, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। इस केस में देखेंगे तो कहेंगे सर इसका मतलब ये तो आधार हो गया, ये हो गया लंब, तो ये बचा क्या होगा, कर्ण। तो हमको कर्ण ही निकालना है, चाहे ये निकाल लो चाहे ये। और रचना से ऐसा आपको लग रहा होगा कि जो दूरी P से लेकर B तक होगी वही P से लेकर A तक हो जाएगी, है ना। रचना इस प्रकार से इसकी है, क्योंकि वो इसका मिड पॉइंट है और इस पे लंब है, तो P भी PA के बराबर होगा। तो एक दूरी निकाल लो। चलिए हम इसी को निकाल लेते हैं, बताइए कितना आ जाएगा। तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, देखिए जरा। अच्छा, समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार तीन भुजाएं होती हैं, तीनों में एक संबंध होता है, याद है पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण देखो जरा, कर्ण कितना है यहाँ, ये PB है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PB का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है L, तो L का स्क्वायर प्लस लंब कितना है R, तो हो जाएगा R का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर यहां से आप निकालते हैं PB, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, R को पहले लिख लो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, बस उसको यहां लिख दो। तो ये आ गया आपका रूट के अंदर कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और वही डिस्टेंस ये भी हो जाएगा, आप निकाल के देख लीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो दूरी यहां लिख दो। चार्ज बटे बीच की दूरी आपको मिल गई, इसको यहां लिखते हैं, तो हो जाएगा रूट के अंदर कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, दूरी का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, तो ये दूरी का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में K इंटू में चार्ज बटे में, अब देखिए यहां पर नियम क्या होगा, जो स्क्वायर है वो रूट को हटा देगा, ये आप लोग जानते हैं, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया इसका परिमाण। अब देखते हैं दिशा। दिशा में अभी हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये धनावेश है तो दिशा क्या हो जाएगी, इससे दूर की तरफ, आउटवर्ड हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो जाएगी दिशा इससे दूर की तरफ, मतलब B से कहां की तरफ, P की तरफ, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो यहां लिख देंगे हम ब्रैकेट में, दिशा क्या है, BP दिशा, B और P दिशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको मानना है समीकरण नंबर 1। ये देखिए BP दिशा में इससे दूर की तरफ, इसको हमने मान लिया है E1, तो यहां लिख दीजिए आप E1। इतनी बात क्लियर है, बस ये करना है इसमें। अब आपको यहां जाना है -Q वाले पे, तो फिर वही काम लिखना है। क्या लिखना है, -Q आवेश के कारण, सेम चीज, -Q आवेश के कारण कहां पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र ही देते हैं की तीव्रता, निकाल दीजिए फटाफट, कितना आसान है। इसको क्या मान लिया जाए, इसको E2 मान लेते हैं, तो सेम फार्मूला 1/4πε0 इंटू में K इंटू में चार्ज, यहां पर -Q है। एक बात यहां से और, हमने क्या बताया कि ये सदिश राशि है, तो यहां आपको केवल चार्ज का परिमाण लेना है बस, +Q रहेगा तब भी Q, -Q रहेगा तब भी Q, मतलब आपको परिमाण से मतलब है, चिन्ह आपको नहीं लेना है, परिमाण ही लेना है केवल। चिन्ह केवल बताएगा इसके दिशा को,
प्लस है तो उससे दूर की तरफ, माइनस है तो उसी की तरफ, आउटवर्ड और इनवर्ड। लेकिन फॉर्मूले में आपको चिन्ह नहीं लेना है, केवल उसका परिमाण लेना है बस। प्लस क्यू रहेगा तब भी क्यू, माइनस क्यू रहेगा तब भी क्यू, तो हो जाएगा क्यू और बटे में क्या हो जाएगा, बीच की दूरी यहां भी कितनी है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दूरी का स्क्वायर तो आप यहां भी स्क्वायर कर दीजिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में चार्ज, मतलब Q बटे, अब देखिए यहां पर भी वही केस आ गया पहले वाला कि जो स्क्वायर वो रूट को हटा देगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा बताओ इसकी दिशा क्या हो जाएगी। यहां पर तो प्लस आवेश था, प्लस चार्ज था, तो आपने कहा इससे दूर की तरफ मतलब आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस इसी की तरफ मतलब इनवर्ड। तो बताओ जरा, P से A की A से P, तो आप कहेंगे सर P से A इसी की तरफ, तो यहां हो जाएगा PA दिशा में, PA दिशा में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक बात मैंने आपको नहीं बताया, इसमें नहीं बताया इसलिए क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं पहले। वो क्या कि इस फार्मूले में ये सब आपको समझ में आ गया। इसमें सर एप्सिलॉन नॉट क्या है और के क्या है, इसको हम पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और के क्या होता है, माध्यम का परावर्तांक, मतलब जिस माध्यम में आपने इसको रखा हुआ है उसका परावर्तांक कितना है, और एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये बात आपको लिखनी है। अगर थ्योरी पोर्शन में आपने नहीं कहीं मेंशन नहीं किया है तो आपको साइड में लिख देना है कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता और के इज इक्वल टू माध्यम का परावर्तन। ये बात आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या मैं यहां बता दूं। हाँ देखिए, एक बात हमको समझना है, हमने यहां लिख दिया, अब यहां बना भी देते हैं। ये हो गया डायरेक्शन किसका, E2 का, ये हो गया E2 का। अब जरा ध्यान दो, E1 इधर की तरफ, E2 इधर की तरफ, तो परिमाणी इसका जो है रिजल्टेंट वो आपको लग रहा होगा वो इधर आना चाहिए, है ना। इसको मान लेते हैं E। हालांकि इसको भी हम अलग बना के समझेंगे कि परिमाणी E का, परिणामी E का मान कितना आएगा, लेकिन यहां आप समझिए E1 की दिशा ये, E2 की दिशा ये, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा उसकी दिशा ये हो जाएगी। वो कैसे होगी अभी देखते हैं, लेकिन एक बात ये समझना है, मान लेते हैं कि इस वाले केस में ये एंगल बनता है थीटा। कितना मान लिया इसको, थीटा मान लेते हैं। तो अगर ये थीटा है तो रचना से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ये तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया एकांतर कोण से, क्योंकि ये रेखा जो बनेगी और ये रेखा ये पैरेलल है और ये तिर्यक रेखा है, तो जो कोण ये वो कोण ये एकांतर हो गया। लेकिन ये थीटा कैसे हुआ, तो यहां देखो जरा, अगर ये थीटा तो इसकी रचना इस प्रकार से ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये रेखा देखिए ये सीधी जाएगी, है ना, और इसके समांतर ये रेखा है, तो जो कोण ये वही कोण ये, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इतने पार्ट को अलग से देखिए, ये इतने पार्ट को मैं यहां बना दे रहा हूं इस तरीके से, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने ले लिया बिंदु P। ठीक है, एक ये बना दिया हमने दिशा, ये क्या था, ये था E1। ठीक, एक हमने बना दिया ये क्या था, ये था E2, ये बना दिया। वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि हमका इसका विभाजन करना हमको अभी, चलिए इसी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया E1 और E2। अब क्या करना है, हमको E1 और E2 का विभाजन करना है ताकि इसका परिणामी निकाला जा सके। इसके घटकों में हमको इसको विभाजित करना है। दो घटक होते हैं इसके, एक लंबवत और एक क्षैतिज, मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान दीजिए, जब E1 का निकालेंगे आप, इसके दो घटक होंगे, एक हो जाएगा इस साइड जैसा कि यहां बना हुआ है, ये हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, और एक हो जाएगा लंबवत ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा E1 और sin थीटा। ठीक है, हो जाएगा। वैसे E2 का करिए तो E2 का हो जाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और एक हो जाएगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा
E2 और कितना साइन थीटा। आप कहिए सर आपने ये कैसे कर दिया, हमको समझ नहीं आया ये जो आपने लंबवत घटक में वियोजन किया ये बात समझ में नहीं आई। जाहिर सी बात नहीं आई क्योंकि हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसको मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं कहीं पर। तो पहले आप इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके, फिर मैं समझाता हूं कि जो काम किया गया है E1 और E2 का वियोजन किया गया, कैसे किया गया है। चलिए हम समझ लेते हैं। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी आपको दी गई है तो उसके लंबवत घटक में कैसे वियोजन करेंगे उसको आप देखें। मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है A, वेक्टर A, इसको आपको इसके दो घटकों में वियोजित करना है। इसके दो कंपोनेंट जो होते हैं उसमें आपको इसको ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट इसका ये है, ठीक है, जिसका कि A के साथ एंगल कितना है, थीटा है। अगर दोनों घटक लंबवत इसके हैं उस केस में एक घटक अगर आपने ये माना है तो दूसरा आपको इस तरीके से मानना है कि वो घटक और ये घटक के दोनों बीच में A होना चाहिए। मतलब जो वेक्टर A के दोनों घटक हैं उन दोनों के बीच में ये होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। तो अगर आपने ये मान लिया है, दूसरा ये मानेंगे, ये इस तरह से मानना है कि ये घटक और ये घटक के बीच में 90 अंश कोण बने, क्योंकि घटक हमको कैसे करने हैं, लंबवत घटक करने हैं, ठीक है। और साथ साथ में जिसका वियोजन करेंगे जिस राशि का, वो इन दोनों के मध्य होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो हमने यहां पर थीटा माना है, तो ये घटक और ये घटक 90 अंश भी हैं और इन दोनों के बीच में आपका वेक्टर ए है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात को समझिएगा, अगर ये एंगल थीटा है और दोनों घटक जो आपने जिनमें उसको वियोजित किया है, जो उसके दोनों घटक हैं, उनमें से एक का नाम होता है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कंपोनेंट। अब कैसे पहचाने कौन क्षैतिज कौन सा ऊर्ध्वाधर है, तो उसके लिए एक नियम क्या है कि जो घटक थीटा से लगा होगा, जैसे कि इस केस में ये लगा हुआ है ना, ये हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और लिखा जाएगा इसके साथ। वेक्टर ए है तो क्रॉस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया वेक्टर ए का क्षैतिज घटक, वेक्टर ए कॉस थीटा। और दूसरे वाले में क्या करना है, लंबवत वाले में साइन से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा। समझ गए। अगर किसी भी सदिश राशि का वियोजन करना है उसके लंबवत घटकों में, तो दो घटक होंगे, दोनों परस्पर लंबवत होंगे एक दूसरे के। मतलब अगर ये कोण निकालो यहां से लेके यहां तक, क्योंकि पहला घटक ये और दूसरा वाला ये, तो उनके बीच में 90 अंश कोण बनना चाहिए। और उनमें से जो घटक थीटा से लगा होगा वो हो जाएगा क्षैतिज, और कैसे निकालेंगे, उस राशि के साथ कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करके। और दूसरा हो जाएगा उसका ऊर्ध्वाधर, वो कैसे निकालेंगे, उस राशि के साथ साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हो जाएगा क्षैतिज घटक। मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, वैसे यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं। और ये हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अब इसी के अनुसार इसको आप कर लीजिए। यहां देखिए, पहले जब E1 का वियोजन करेंगे आप, ध्यान दीजिए E1 का, तो एक घटक ये, दूसरा वाला ये, दोनों लंबवत। अब क्योंकि ये कोण है और थीटा के साथ ये वाला घटक लगा हुआ है, इसलिए E1 साइन थीटा, ये इसका क्षैतिज घटक है और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। बिल्कुल इसी के अनुसार E2 का वियोजन करेंगे। अब क्योंकि इस केस में ये वाला देखिए, वहां ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है, इसका दिखाई दे रहा है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा क्षैतिज, ये क्या हो जाएगा, इसका ऊर्ध्वाधर। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसका वियोजन करेंगे। और एक बात और, जितना अभी तक आपने लिखा हुआ है उसके बाद जब आप इसको करेंगे, ये बनाएंगे, तो यहां भी आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा। वो लाइन क्या लिखना पड़ेगा कि E1 व E2 का उसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजन करने पर, जैसा कि आपने कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैं यहां पर E1 E2 का मान जो है वो लिख दे रहा हूं ताकि बताने में आसानी हो। E1 का मान कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K इंटू में Q बटे में कितना था, R² प्लस L²। ठीक है, और E2 का मान कितना था, E2 इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K इंटू में 4 बटे में R² प्लस L²। यही दोनों मान थे। अब अगर ध्यान तो कहोगे सर यहां तो ऐसा लग रहा है कि E1 E2 बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। ध्यान दीजिए, है नहीं है, ये है E1 का मान, ये है E2 का मान, दोनों बराबर हैं। अब
जब आप E1 E2 का उसके लंबवत और क्षैतिज घटकों में वियोजन करेंगे तब देखिए, अगर आप ध्यान तो कहेंगे कि इस केस में सर जो E1 E2 दोनों के लंबवत घटक हैं, E1 का लंबवत घटक क्या है, E1 sin थीटा, और E2 का लंबवत घटक क्या है, E2 sin थीटा। इन दोनों का मान बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि E1 E2 तो बराबर हैं और दोनों में साइन से मल्टीप्लाई है। इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक ही मान है। क्योंकि देखिए यहाँ E1 E2 अगर यहां साइन से गुणा कर दें तो यहां साइन से गुणा कर दें, इसके हिसाब से दोनों मान आपस में इक्वल हो जाएंगे और साथ साथ में बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे के विपरीत में है, अपोजिट में है, एक ऊपर के दूसरा वाला नीचे की तरफ। तो क्या लिखेंगे कि E1 E2 का उसके लंबवत और क्षैतिज घटकों में वियोजन करने पर E1 और E2 के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा का मान एक दूसरे के बराबर है तथा ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, विपरीत हैं। अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को या एक दूसरे के मान को निरस्त कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इन दोनों का काम खत्म। ठीक है, अब क्या बचा? अब बचा है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। फिर क्या आएंगे उसके आगे? परंतु इनके क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे और यही इनका परिणामी मान होगा। किस बिंदु पर? बिंदु P पर। ठीक है, एक पॉइंट और जो कि आपको आ रहा है लेकिन मैं बता दूं क्योंकि बताना मेरा काम है कि जब भी आप किसी भी राशि का वियोजन करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर मुझे आप देख लीजिए, अगर मुझे दो पार्ट में आप डिवाइड कर दें, 20 से काट दें, तो जो पहले था क्या उसका कोई अस्तित्व रहेगा? उसका एग्जिस्टेंस रहेगा? वो तो खत्म हो जाएगा। अब मेरे जो पार्ट हैं उनका अस्तित्व है। उसी अनुसार जब तक E1 E2 का वियोजन आप नहीं किया है तब तक E1 और E2 को लिया जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो पार्ट का वैल्यू रहेगा, E1 E2 का काम खत्म। कहने का मतलब अभी E1 E2 का काम खत्म जब आपने इसका वियोजन कर दिया, और उसके साथ साथ में E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, क्योंकि एक दूसरे के बराबर लंबवत हैं, बिल्कुल विपरीत में है, इसलिए इनका आपस में निरस्त कर देंगे, इनका काम भी खत्म। बचता है केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब क्योंकि ये दोनों मान एक ही दिशा में है, इसीलिए परिणामी जब निकालोगे तो लिखोगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ये हो जाएगा परिणामी किस बिंदु पर? बिंदु P पर इस द्विध्रुव AB के कारण। और साथ साथ में दिख रहा होगा दिशा क्या होनी चाहिए, देखिए जरा, परिणामी की दिशा इस तरफ है ना। अगर इसके संदर्भ में आप बताएंगे, इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या बताएंगे? कहां की तरफ? B से A की तरफ। देखो ये इधर की तरफ परिणामी है तो बताएंगे B से कहां की तरफ? A की तरफ। समझ गए बात? तो परिणामी निकाल लो। तो ये बात मैंने बताया वो आपको लिखना पड़ेगा, वो मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? E1 E2 को उसके लंबवत और क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पे इसके लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर हैं और दिशा में क्या विपरीत हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। परंतु क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे और यही इस बिंदु P पर द्विध्रुव AB का क्या होगा? परिणामी का मान होगा, परिणामी होगा। अतः परिणामी बिंदु P पे क्या लिखेंगे आप? ये हो जाएगा E इज इक्वल टू कितना? E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे सॉल्व करिए, इसको मान पुट करिए। E1 का मान कितना है? ये मान है, एक काम करते हैं, पहले हम cos को दोनों में कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? ये E1 प्लस E2 आ जाएगा ब्रैकेट में और बाहर आ जाएगा cos थीटा का मान। अब वैल्यू पुट करो। E1 का मान कितना है? 1/4πε0 इंटू में K इंटू में चार्ज जो Q है बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर प्लस 1/4πε0 इंटू में K इंटू में चार्ज Q बटे में कितना? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आपको आ रहा होगा ये, इसको हम करते हैं ब्रैकेट में और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? cos थीटा से। अब ध्यान दो जरा, ये मान तो ठीक है, अगर इसको आगे हल करेंगे तो कहेंगे सर ये बिल्कुल एक जैसा है,
जो मान ये है वही मान ये है। जैसे कि ये हो जाएगा यहीं पे x प्लस एक्स, तो आप क्या लिखते हैं 2x, 2 से गुणा कर देते हैं, है ना। वही काम यहाँ पर भी होगा। देखिए जो मान ये वही मान ये, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में k इंटू में q बाई में कितना r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो मल्टीप्लाइड बाई। अब आपको समझना है कॉस थीटा का मान क्या होगा, यहां से निकालना पड़ेगा। बहुत आपने हाई स्कूल में याद किया हुआ है, क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो यहां से निकालोगे तो मैं यहां बता दे रहा हूं, तो यहां से निकाल दो क्या होता है, क्या होता है लाला बटे काका, आधार बटे में कर्ण, है ना। आधार बटे में कर्ण, ध्यान दो आधार यहाँ कितना है l है, कर्ण यहाँ पर कितना है रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये मान यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो cos थीटा का मान हो जाएगा l और बटे में रूट के अंदर कितना r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आई बात समझ में। अगर आप भूल जाए तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, cos थीटा बराबर हो जाएगा l बटे में रूट के अंदर कितना r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे देखो जरा, मुझे लगता है कि इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि अब इसका काम नहीं है, केवल कैलकुलेशन बचा हुआ है बस। इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको भी। तो यहां मैं कर दे रहा हूं, आगे देखें जरा, ध्यान दीजिएगा इधर। फिर मैं यहां बताने जा रहा हूं इस जगह पे, यहां देखिए जरा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहां पर है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहां रूट में है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जरा बताओ अगर कहीं पर लिखा है x और रूट x, तो ये कितना आता है, ये आता है x की पावर कितना 3/2। कैसे आता है भाई, तो देखो जरा, रूट x का मतलब क्या होता है, पावर में कितना 1/2, यही मतलब होता है ना इसका। रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2। तो जरा देखो यहां x है तो पावर 1 माना जाएगा ना, यहाँ 1/2, और दोनों का आधार x है तो घात क्या होती है, जोड़ती है। तो 1 + 1/2 ऐड करोगे कितना आएगा 3/2। तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर कितना 3/2 लिख दीजिए। तो आ जाएगा e = 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में k इंटू में यहां पर कितना है q लिख दिया हमने, और बटे में कितना है, अच्छा एक बात और, q है साथ में l भी है, तो q l कर लीजिए यहाँ, q इंटू में l बटे में कितना है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर कितना, ये है 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जरा, अगर ध्यान देंगे तो कहेंगे सर यहां काम बनना है एक 2ql, तो इसको हम एक साथ कर लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में k इंटू में यहां 2ql और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। मुझे लगता है कि 2ql हमको वही लिख लेना चाहिए, नहीं एक स्टेप बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ 2ql, तो हम यहां से 2 को हटा के हम यहां कर ले रहे हैं 2ql, काहे के लिए वीडियो लॉन्ग करें 2ql। अब जरा बताओ 2ql किसके बराबर है, p के बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। होता नहीं होता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, यहाँ क्या बताना पड़ेगा, p = 2ql, द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये। उसके बाद क्या करेंगे, वही काम, यदि मान लिया जाए l का मान बहुत 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 छोटा है r की तुलना में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में l स्क्वायर हो जाएगा नगण्य। क्या हो जाएगा, नगण्य का मतलब इसका मान पुट करेंगे आप 0। जैसे ही आप यहां 0 पुट करिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में k इंटू में यहां आ जाएगा p, और बटे में ध्यान दो यहाँ ये तो हो गया 0, तो r स्क्वायर का स्क्वायर 3/2, तो r स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, घात का घात क्या होता है, गुणा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा e = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में k इंटू में यहां आ जाएगा p बटे में
2 गुणे में 3/2, 2 कैंसिल, कितना आएगा r क्यूब आएगा। ये हो गया फार्मूला किसी भी द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पे किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, आई बात समझ में? आसान था, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था ना। 2 ही से महत्वपूर्ण पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था कि किसी भी आवेश के कारण आप किसी बिंदु पर तीव्रता का मान कैसे निकालते हैं। ये मैं की पॉइंट बता रहा हूं आपको। 3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, अगर वो आपने याद कर लिया तो पूरा डेरिवेशन आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? फार्मूला किसी भी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु दिया गया है तो वहां पर क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा और दिशा क्या लेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, जब आप परिणामी निकालेंगे तो वहां आपको वियोजन कैसे करना है। ये 2 ही पॉइंट हैं। वियोजन में ध्यान रखना है कि कौन सा घटक ग्रस्त हो रहा है और कौन सा जुड़ रहा है। तो परिणामी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको कॉस थीटा का मान भी याद रखना है कि कॉस थीटा का मान निकालेंगे जो आपने लाइन डायग्राम बना था वहां से, आधार बटे में कर्ड, एल बटे में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो अगर आपने पहले से लर्न कर लिया इसको तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, उसको भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कुछ ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि ये पॉइंट मिस हो रहा है या इसमें कुछ डाउट आपको लग रहा है तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।